स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग इतिहास की मैपिंग कर रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 1 पढ़ लिया है, जिसमें भारत के स्थलों को पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, नामकरण कैसे हुआ, ये सब पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जो भारत में स्थल हैं उनकी मैपिंग करेंगे। हमने आपको बताया था लगभग 1500 स्थल अभी तक खोजे जा चुके हैं, जिसमें 935 प्लस स्थल जो हैं कहां पे हैं, भारत में आपके हैं। 935 प्लस स्थल भारत में स्थित हैं, ठीक। बाकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। तो हम लोगों को आज पढ़ना है भारत में जो स्थल है उसको, उस समय की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी उसको हम लोग देखेंगे, उस समय धार्मिक विश्वास कैसे था, नगरीय नियोजन कैसा था, स्त्रियों की दशा कैसी थी, कृषि कैसी थी, ये सब आज हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी इसका जो क्षेत्रफल था 12,50,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में कुल फैला हुआ था। जो मिस्र की जो सभ्यता थी उससे लगभग 20 गुना बड़ा था, और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उससे लगभग 12 गुना बड़ा था, ठीक। हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल था मिस्र की सभ्यता से 20 गुना बड़ा था, मेसोपोटामिया की सभ्यता से लगभग 12 गुना बड़ा था। ये समकालीन सभ्यताएं हैं, इसलिए इससे तुलना होती है। जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के, जैसे आप ये मैप देखेंगे इंडिया का, ठीक है, तो ये जो मैप अगर मान लीजिए यहां पे जम्मू कश्मीर ये मांडा होगा, तो ये वाला पूरा क्षेत्रफल ये वाला, ठीक, ये वाला, यानी ये पूरे क्षेत्रफल में, इस पूरे भाग में, इधर आलमगीरपुर, इधर मांडा, इधर दैमाबाद, ये सब पूरा जो स्थल है ये सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया का पूरा ये क्षेत्र, पश्चिम वाला क्षेत्र, ठीक है, किसमें आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल यहां पर मिले हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से स्थल हमको भारत में पढ़ने हैं। हमने बताया 935 से अधिक स्थल भारत में मिले हैं, लेकिन हम लोग 935 नहीं पढ़ना है, हम लोगों को वही पढ़ना है जो सीधे के सीधे पेपर में आते हैं, वही पढ़ लेने हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला स्थल आपके सामने दिख रहा है लोथल। तो सबसे पहले लोथल को देखते हैं मैप में कहां पे है लोथल। देखिए ये जो आपको दिख रहा है गुजरात, अहमदाबाद आपको दिखेगा गुजरात में, ये वाला हिस्सा, ये गुजरात आपको दिख रहा है। गुजरात में ये अहमदाबाद वाला हिस्सा, यहां पर है लोथल आपका। कौन सा है, लोथल। ध्यान से देखिएगा, यहां पे ये गुजरात की बाउंड्री लाइन है, तो यहां पे है, ठीक है, यहां पे। तो चलिए आज के लोथल को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट हैं। तो सबसे पहले आपने लोथल देखा। लोथल कहां पे है, अहमदाबाद गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है, अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में, ठीक। सबसे पहले स्थिति आपने जान ली, भोगवा नदी के किनारे स्थित है, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इसकी जो खोज की थी वो खोज की थी SR राव ने की थी 1954 में, लोथल की खोज की थी, ठीक। तो लोथल कहां पर स्थित है, भोगवा नदी के किनारे, अहमदाबाद गुजरात में। SR राव ने इसकी खोज की। SR राव ने कब खोज की, तो 1954 में लोथल की खोज की। यहां देखिए लोथल जो था, मान लीजिए ये लोथल है, अगर ये लोथल है तो इसका ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला, ये इस भाग को पूर्वी भाग कहेंगे और इधर वाले भाग को पश्चिमी भाग कहेंगे। इसके जो पूर्वी भाग था, पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है। किसका, गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है। गोदीवाड़ा क्या होता है, डॉकयार्ड, जहां पे जहाजें आके रुकती हैं, तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है। अतः आप कह सकते हैं जो लोथल है एक बंदरगाह नगर था। कैसा था, बंदरगाह नगर था उस समय, ठीक है, बंदरगाह नगर था, क्योंकि यहां पे गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है। यहां की जो जल प्रबंधन प्रणाली मिली है वो बहुत ही उन्नत अवस्था में मिली है। जल प्रबंधन प्रणाली उन्नत अवस्था में मिली है, ठीक है, यानी जल प्रबंधन प्रणाली कैसी रही होगी, यहां पे बहुत ही अच्छी रही होगी। यहां पे इसका जो पश्चिमी हिस्सा है, ये वाला जो पश्चिमी हिस्सा आप देख रहे हैं, इसके पश्चिमी हिस्से में 20 समाधियां मिली हैं। कितनी, 20 समाधियां मिली हैं। 20 जो समाधियां मिली हैं, इसमें 3 ऐसी समाधि मिली है जो युग्मित अवस्था में है, यानी युगल अवस्था में है। युग्मित अवस्था में है यानी युगल में है। तो यहां से युग्मित अवस्था के जो
समाधियां मिली हैं, इससे ये लगता है कि इस समय यहां पे सती प्रथा का प्रचलन था। किसका? सती प्रथा का प्रचलन था। तो यानी अगर सती प्रथा के प्रचलन की बात आती है तो लोथल में, ठीक है। तो यानी आप कह सकते हैं क्योंकि 20 समाधियां इसके पश्चिमी हिस्से में मिली हैं, 3 समाधियां जो है युगल हैं, इससे यहां पे क्या पता चलता है कि सती प्रथा होने का अनुमान है या सती प्रथा का यहां से हमको साक्ष्य मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं और अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। कौन? यहां से एक महत्वपूर्ण चीज मिली है, एक अग्निकुंड मिला है। यहां से एक क्या मिला है? अग्निकुंड मिला है। तो अग्निकुंड मिला है तो सबसे पहले आपने देखा यहां से गोदीवाड़ा मिला है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है। गोदीवाड़ा के बाद आपने देखा जल प्रबंधन प्रणाली उचित अवस्था में थी, उन्नत अवस्था में थी। उसके बाद आपने देखा पश्चिमी भाग से 20 समाधियां मिली हैं, जिसमें 3 युगल समाधियां मिली हैं। 3 युगल समाधियों का मतलब यहां से सती प्रथा होने का साक्ष्य मिलता है। उसके बाद आपने देखा कि यहां से एक अग्निकुंड मिला है, ठीक। अब आगे इसको मिटाकर हम आगे बताते हैं आपको, ठीक है, ताकि समझ में आए। नहीं मिटेगा तो आप उसको बैक करके दोबारा देख सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से और क्या 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 चीजें मिली हैं वो आप सबसे पहले देखिए, ठीक है। यहां से और क्या क्या चीजें मिली? एक प्रशासनिक भवन यहां से मिला है, एक प्रशासनिक भवन मिला है, प्रशासनिक भवन मिला है। तो गोदीवाड़ा मिला, जल प्रबंधन का साक्ष्य हमको मिल गया, एक भवन मिला है जिसको प्रशासनिक भवन की संज्ञा दी गई है। तो आप कह सकते हैं यहां से एक प्रशासनिक भवन मिला है। यहां से मनका बनाने का कारखाना मिला है। किसका? मनका बनाने का कारखाना मिला है। कहां से? लोथल, जो किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद में स्थित है। गोदीवाड़ा का भी साक्ष्य मिला है। यहाँ पे जल प्रबंधन प्रणाली अच्छी थी, सती प्रथा होने का साक्ष्य मिलता है क्योंकि 20 समाधियां मिली हैं जिसमें से 3 युगल समाधियां मिली हैं, तो सती प्रथा होने का साक्ष्य मिलता है। प्रशासनिक भवन मिलता है, एक कक्ष मिला है, बड़ा कक्ष है, उसको प्रशासनिक भवन की संज्ञा दी गई है। मनका बनाने का कारखाना यहां से मिला है। यहां से एक फारस की मुद्रा मिली है। क्या मिली है? फारस की मुद्रा। फारस की मुद्रा मिलने का अर्थ है यह है कि यहां पर व्यापार जो है विदेशों से होता था, यानी जो सामुद्रिक व्यापार था वो होता था। फारस की मुद्रा मिली है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है क्या कि समुद्री व्यापार यहां पे प्रचलन में था, सामुद्रिक व्यापार गतिविधि में था, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। यहां से धान मिला है, धान का भी साक्ष्य यहां से मिलता है लोथल से। बाजरे का साक्ष्य मिलता है यहां से, बाजरे का, ठीक, मोटा अनाज है बाजरा, यहां से मिलता है। फारस की मुहर आपने देखी ली। और उसके बाद यहां पे फिर से एक पॉइंट लिख लेते हैं, बंदरगाह मिला है। बंदरगाह यानी क्या? गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है, पूर्वी भाग से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है। जल प्रबंधन प्रणाली उन्नत दशा में थी, सती प्रथा का भी साक्ष्य आपने देख लिया। तो ये आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं कि यहां से एक प्रशासनिक भवन मिला है, मनका बनाने का कारखाना मिला है, फारस की मुद्रा मिली है, धान और बाजरे का साक्ष्य मिलता है, बंदरगाह नगर था क्योंकि इसके पूर्वी भाग से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है। 20 युगल समाधियां मिली हैं जिसमें 3 युगमित अवस्था में हैं, युगल समाधियां हैं। इससे पता किया जा सकता है कि यहां सती प्रथा प्रचलन में रही होगी। तो ये स्थिति हो गई लोथल की। किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद में स्थित है। एस.आर. राव ने 1954 में इसकी खोज की थी। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले स्थल की ओर। चलिए अगला पॉइंट, अगला स्थल हम लोगों का कौन सा है वो देखते हैं। अगला स्थल है कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा। चलिए कालीबंगा को सबसे पहले हम लोग मैप में देखेंगे, उसके बाद तब समझेंगे कालीबंगा की स्थिति क्या रही होगी। आप समझिए कालीबंगा कहां पे है, सबसे पहले ये जानिए। गंगानगर राजस्थान में है। कहां पे है? गंगानगर राजस्थान में। तो यहां पे आपको देखना होगा कालीबंगा की स्थिति क्या है, ठीक है। ये देखिए यहां पे बना होगा कालीबंगा, ये देखिए कालीबंगा ये बना हुआ है, दिखा देते हैं आपको। अब ये मैप भी अपलोड होगा तो आप इससे देख सकते हैं। ये देखिए यहां पे ये कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा क्या है? कालीबंगा कहां पे है? गंगानगर राजस्थान में स्थित है। कहां पे? गंगानगर राजस्थान में स्थित है। गंगानगर राजस्थान में स्थित है कालीबंगा, ठीक है। इसकी खोज की थी 1953 में अमलानंद घोष ने। किसने की थी?
अमलानंद घोष ने 1953 में इसकी खोज करी थी। ठीक है, अमलानंद घोष ने 1953 में कालीबंगा की खोज करी। कहां पर? गंगानगर राजस्थान में। ये जो स्थल है सरस्वती और दृशदती नदियों के बीच में स्थित है। कौन सी नदी है? सरस्वती और दृशदती नदियों के बीच स्थित है। दृशदती नदी के बीच स्थित है। ठीक, कौन सा स्थल है ये? कालीबंगा। कालीबंगा कहां स्थित है? सरस्वती और दृशदती नदी जो है उसके बीच में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां से क्या क्या मिला है अब उस पॉइंट को देखते हैं। गंगानगर राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। 1953 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की है। सरस्वती और दृशदती नदियों के बीच स्थित है। ठीक है, अब यहां से क्या क्या मिला है? सबसे पहला पॉइंट है, यहां से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। कैसे खेत का साक्ष्य मिलता है? जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ठीक है, यहां से बहुत सारे अग्निकुंड मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं और वेदिकाएं मिली हैं। ठीक, यहां से बहुत सारे अग्निकुंड मिले हैं, वेदिकाएं मिली हैं जो आयताकार हैं। कैसी हैं? आयताकार हैं। ठीक, जो यहां से अग्निकुंड और वेदिकाएं मिली हैं कैसी हैं? आयताकार हैं। अच्छा, यहां से आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो घर मकान थे वो कच्चे ईंटों से बने थे। मकान कैसे बने थे? कच्ची ईंटों से बने थे। ठीक, कच्ची ईंटों से बने थे, कच्ची ईंटों से बने थे। अच्छा, यहां से जो जल प्रबंधन प्रणाली है वो नहीं मिलती है, मतलब जो जल निकास प्रणाली है यहां से नहीं मिलती है। कौन सी नहीं मिलती है? जल निकास प्रणाली यहां से नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। अच्छा, जल निकास प्रणाली नहीं मिलती है, कच्ची ईंटों से बने मकान मिल रहे हैं, इसका मतलब ये एक दीनहीन बस्ती रही होगी, गरीब बस्ती रही होगी। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, कालीबंगा से ही प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। भूकंप, प्राचीनतम भूकंप का साक्ष्य अगर आपसे पूछा जाता है तो कहां से मिलता है? कालीबंगा से ही मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां से क्या क्या मिला है ये आप समझिए, और भी चीजें देखनी है। इससे पहले एक बार इसको दोहरा लेते हैं। सबसे पहले 1953 में अमलानंद घोष ने खोज की है गंगानगर राजस्थान में प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य हैं। सरस्वती और दृशदती नदियों किनारे था। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। अग्निकुंड वेदिकाएं आयताकार रूप में मिलती हैं। मकान कच्ची ईंटों से मिलते हैं और जल निकास प्रणाली जो है यहाँ पे उन्नत स्थिति में नहीं थी। अब आगे बात आती है क्या क्या चीजें और मिलती हैं। यहां से एक बेलनाकार मुहर मिली है। कैसी? बेलनाकार मुहर मिलती है, यहां से का साक्ष्य मिलता है। यहां से कैसी मुहर मिलती है? बेलनाकार मुहर का साक्ष्य यहां से मिलता है। ठीक है, हल के निशान भी यहां से मिलते हैं। जुते हुए खेत का साक्ष्य तो मिला ही है, हल के निशान भी यहां से मिलते हैं, क्योंकि जुता हुआ खेत मिला है तो जनरल सी बात हो गई, अगर जुता हुआ खेत मिला है तो हल का निशान मिलेगा ही मिलेगा। तो हल का निशान हो गया, बेलनाकार मुहर हो गई, तो हल का निशान मिला है, इसका ये साफ साफ मतलब हो गया कि जुते हुए खेत मिले थे तो हल का निशान मिलेगा। यहां से अग्निकुंड वेदिकाएं मिली हैं, वो आपको बता ही चुके हैं। अग्निकुंड या उसको आप हवन कुंड भी कह सकते हैं कि हवन कुंड मिला है। यहां से एक अन्नागार भी मिलता है, छोटा सा, यहां से एक अन्नागार मिलता है। इसका मतलब यहाँ के लोग जो है अन्न को कहीं इकट्ठा करने के लिए व्यवस्था कर रहे थे। घर जो थे कच्ची ईंटों के बने थे, हमने बताया, तो जल निकास जो व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी नहीं रही होगी। यहां से भी कुछ युगल समाधियां मिलती हैं, युगल समाधियां, यहां से भी कुछ युगल समाधियां मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद ये स्थल हो गया जिसकी बात हम कर रहे हैं, कौन सा? कालीबंगा, गंगानगर राजस्थान में है, आपने मैप में देख लिया। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, अगले स्थल की तरफ चलते हैं। अगला स्थल है हमारा बनावली। तो बनावली के बारे में देखेंगे, आइए बनावली देखते हैं। बनावली कहां पे है? सबसे पहले ये आप देख लीजिए, बनावली, बनावली जो है हरियाणा में है। अगर इसमें नहीं बना है तो आप हरियाणा में बना लीजिएगा। ये देखिए जहां पे हरियाणा है, देखते हैं वैसे बना होगा बनावली। ये देखिए ये बना हुआ है बनावली, ये बनावली है, ये बनावली लिखा हुआ छोटा सा। ठीक, तो बनावली, बनावली कहां है? हिसार जिला हरियाणा में स्थित है। कहां पे? हिसार जिला हरियाणा में स्थित है बनावली। खोज आर.एस. बिष्ट ने की थी। हिसार जिला हरियाणा,
हिसार जिला हरियाणा में है। खोज इसकी किसने की थी? आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज की थी। ठीक, आर.एस. बिष्ट ने किसकी खोज की थी? बनावली की। कहां पे स्थित है? हिसार हरियाणा में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहां पे? हिसार। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहां से जो है हड़प्पा के तीनों कालों के स्थल मिले हैं, तीनों कालों के साक्ष्य मिले हैं, ये आप कर लिख सकते हैं। तीनों कालों के साक्ष्य मिलते हैं, यानी प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पेतर की बात हो रही है, साक्ष्य मिले हैं। तीनों कालों के यहां से साक्ष्य मिलते हैं। मिट्टी का बना यहां से एक हल मिला है। क्या मिला है? मिट्टी का बना हल मिला है। किसका बना हल मिला है? मिट्टी का बना यहां से हल मिलता है। यहां से बढ़िया किस्म का जौ प्राप्त हुआ है। कैसी किस्म का? बढ़िया किस्म का यहां से जौ प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना है आपको, कैसी किस्म था? बढ़िया किस्म का जौ। बढ़िया किस्म का जौ यहां से प्राप्त हुआ है। बनावली से मिट्टी का बना हल मिला है, बढ़िया किस्म का जौ मिला है। अग्निवेदी का भी साक्ष्य यहां से मिलता है। अग्निवेदी यानी हवन कुंड भी आप कह सकते हैं, तो अग्निवेदी का भी यहां से साक्ष्य मिलता है। अच्छा, यहां से बहुत सारी चीजें और मिलती हैं, जैसे तिल और सरसों का ढेर मिला है। यहां से तिल और सरसों का ढेर मिला है। ठीक, तिल और सरसों का यहां से ढेर मिला है। मनुष्य और पशुओं की मूर्तियां मिली है। सेल खड़ी की जो है मोहरें मिली हैं। किसके? सेल खड़ी की मुहर मिली है। या ध्यान रखना, यहां पे आप लिख लीजिएगा, सेल खड़ी की क्या मिली है? मुहर मिली है। तो यहां से तीनों कालों के साक्ष्य मिलते हैं। मिट्टी का बना हल मिला है, जौ बढ़िया किस्म का मिला है, जौ मिलता है यहां से बढ़िया किस्म का। उसके बाद अग्निवेदी का साक्ष्य मिला है, तिल और सरसों का ढेर मिला है। उसके बाद हमने बताया, अच्छा यहां पे एक चीज और आप लिख लीजिएगा, नालियों के भी अवशेष यहां से मिले हैं। किसके? नालियों के अवशेष मिले हैं, यानी जल प्रबंधन व्यवस्था यहां पे अच्छी अवस्था में रही होगी, क्योंकि नाली बनी हुई थी। अगला जो पॉइंट है, देखिए फिर से देख लीजिए, हिसार हरियाणा में है, आर.एस. बिष्ट ने खोज की है। तीनों कालों के साक्ष्य मिलते हैं। मिट्टी का बना हल मिला है, जो बढ़िया किस्म का, अग्निवेदी, तिल और सरसों का ढेर, नालियों का अवशेष मिला है, सेल खड़ी की मोहरें यहां से मिली हैं, और कुछ बनी हुई मूर्तियां यहां से हमको मिली हैं। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला जो पॉइंट होगा वो आना चाहिए धौलावीरा। तो धौलावीरा, धौलावीरा को सबसे पहले देखते हैं कि स्थिति क्या रही होगी। धौलावीरा, जो धौलावीरा है ये कच्छ जिला गुजरात में है। कच्छ जिला गुजरात, कच्छ गुजरात में है। ठीक है, कहां पे? कच्छ गुजरात में। तो धौलावीरा देखिए, ये स्थिति है धौलावीरा की। ये जो माइक लगाए ये कभी कभी फंस जा रहा है, आज सही लगा नहीं है, मुझे लग रहा है कहीं पे गड़बड़ है, माइक कहीं फंस जा रहा है। ये देखिए, ये धौलावीरा है, ये स्थिति धौलावीरा का, आपको यहीं पे बनाना है धौलावीरा। ये देखिए, ये गुजरात वाला बाउंड्री लाइन, ये धौलावीरा है। कौन सा है? धौलावीरा कहां पे स्थित है? मैंने बताया आपको धौलावीरा की क्या स्थिति है, कच्छ गुजरात में स्थित है। कहां पे? कच्छ गुजरात में स्थित है। इसकी खोज कितने की थी? 1967 में, 1967 पे जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी, यानी जेपी जोशी बोलते हैं इनको, जेपी जोशी या जगपत जोशी ने धौलावीरा को खोज कहां की? कच्छ गुजरात में की। एक चीज याद रखना है आपको, धौलावीरा जो है भारत का सेकंड लार्जेस्ट हड़प्पा कालीन स्थल है। पहले नंबर पे राखीगढ़ी आता है, उसके बाद धौलावीरा जो है दूसरे नंबर पे विशालतम नगर के तौर पर जाना जाता है। यहां से घोड़े का अवशेष मिलता है, प्रमुख ये है, यहां से घोड़े का अवशेष मिलता है। क्या मिलता है? यहां से घोड़े का अवशेष मिलता है। ठीक, और पशुओं की छोटी छोटी यहां से मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, पशुओं की मूर्तियों के साथ साथ यहां पे नेवले की पत्थर की एक मूर्ति मिली है। किसकी? नेवले की पत्थर की मूर्ति मिली। नेवला तो आप लोग जानते होंगे, जो सांप से लड़ता है। तो नेवले की पत्थर की मूर्तियां मिली हैं यहां पे। ठीक है, यहां से समाधान विधि का पता चलता है, समाधान विधि का पता चलता है कि समाधान किस तरह किया जाता रहा होगा, उसकी स्थिति जानने के लिए यहां से साक्ष्य हमको प्राप्त होता है। ठीक है, यहां से एक विशाल जलाशय मिला है। ठीक है, क्या मिला है? विशाल जलाशय, विशाल
जलाशय मिला है। अच्छा, ये जो विशाल जलाशय मिला इसका क्षेत्रफल 2,50,000 स्क्वायर मीटर रहा होगा लगभग, नहीं घन मीटर कहेंगे ना, क्यूब मीटर कहेंगे, क्योंकि जलाशय है, स्क्वायर मीटर तो क्षेत्रफल हो जाएगा ना, तो घन मीटर आप यहां कर सकते हैं या क्यूब मीटर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो घन मीटर यहां से विशाल जलाशय मिला है जिसका क्षेत्रफल लगभग 2,50,000 घन मीटर है। इसमें इतना ही पानी जमा करने की लगभग क्षमता थी। यहां से पॉलिशदार पत्थर मिले हैं, सफेद पत्थर मिले हैं, जो कैसे हैं, पॉलिशदार पत्थर हैं। कैसे, सफेद पत्थर हैं, सफेद पत्थर हैं जो कैसे हैं, पॉलिशदार पत्थर हैं। तो यहां से किसने खोज की, 1967 में जगपत जोशी ने खोज की, कच्छ जिला गुजरात में। उसके बाद यहां से घोड़े का अवशेष हमको मिलता है, न्योले का साक्ष्य मिलता है, समाधान विधि का साक्ष्य मिलता है, विशाल जलाशय मिला है, पॉलिशदार सफेद पत्थर हमको यहां से मिलता है। उसके बाद बहुत सारी चीजें यहां छोटी छोटी मिली हैं, तो लेकिन जैसे न्योले की मूर्ति में डिटेल में थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो समझेंगे, ठीक है। तो न्योले की पत्थर की मूर्ति, घोड़े के अवशेष, समाधान विधि मिलती है, विशाल जलाशय 2,50,000 घन मीटर पानी जमा करने की लगभग क्षमता थी, पॉलिशदार सफेद लगभग यहाँ पे पत्थर मिले हैं। तो ये हो गया धौलावीरा गुजरात, जो कच्छ जिला गुजरात में स्थित है। अगले की तरफ चलते हैं, कुड़ाल हरियाणा है, ठीक है। अब हम लोगों को पढ़ना है कुड़ाल हरियाणा। चलिए देखते हैं कुड़ाल हरियाणा कहां पे स्थित है। कुड़ाल हरियाणा, देखिए इसमें बना है कि नहीं बना है। कुड़ाल हरियाणा हिसार जिले में स्थित है, अगर नहीं भी बना होगा तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। कुड़ाल हरियाणा नहीं बना है तो आप यहां पे कहीं पे, ये इंडिया में, ये वाली इंडिया की बाउंड्री लाइन है, तो यहां पे बना लीजिएगा कुड़ाल हरियाणा। कुड़ाल हरियाणा में देखते हैं क्या स्थिति है, कहां पे है, क्या है कुड़ाल हरियाणा। कुड़ाल हरियाणा जो है हिसार जिले में स्थित है। कहां पे, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कहां पे, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कौन सा, कुड़ाल हिसार जिला हरियाणा में। यहां से क्या क्या मिला है वो देख लीजिए। यहां से आभूषण का साक्ष्य मिलता है, किसका, आभूषण का साक्ष्य मिलता है। आभूषण का साक्ष्य मिला है, रंगोली बहुत सारी यहां से मिली है, तो रंगोली बनाने का भी साक्ष्य जो है कहां से, कुड़ाल हरियाणा से मिलता है। चांदी के 2 मुकुट यहां से मिले हैं। क्या मिला है, चांदी के 2 मुकुट यहां से प्राप्त हुए हैं। चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, रंगोली मिली है, आभूषण मिला है कुड़ाल हरियाणा हिसार में। कहां पे है कुड़ाल, ये है हरियाणा में, ठीक है। जहां पे बनावली बना है उसके पश्चिम में थोड़ा सा आप बना लीजिएगा, कुड़ाल हरियाणा हिसार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला स्थल हमारा कौन सा है, सुटकोतदा है। अगला स्थल का नाम है सुटकोतदा। इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन हम लोग जानते हैं सुटकोतदा की स्थिति क्या है, कहां पे है, ठीक है। चलिए मैप में सबसे पहले हम लोग देखते हैं सुटकोतदा के बारे में, ठीक है। देखिए सुटकोतदा इसमें बना होगा, ये देखिए बना हुआ है सुटकोतदा। आपको अगर मैप दिख रहा है तो देख लिए होंगे, ये देखिए यहां पे ये सुटकोतदा है, सुटकोतदा, ठीक। सुटकोतदा की स्थिति क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्या स्थिति है। ये कच्छ जिला गुजरात में है। कहां पे है, कच्छ जिला गुजरात में स्थित है। कहां पे है, कच्छ जिला गुजरात में सुटकोतदा स्थित है। इसकी भी खोज की थी 1964 में जगपति जोशी ने। किसने, जेपी जोशी ने इसकी खोज की है। कब, 1964 में जेपी जोशी ने सुटकोतदा की कहां खोज की, कच्छ गुजरात में। यहां से जो प्रमुख चीजें मिली हैं उसमें घोड़े की अस्थियां मिली हैं। सबसे प्रमुख चीज है घोड़े की अस्थियां यहां से मिली हैं। क्या मिली है, घोड़े की अस्थियां यहां से मिली हैं, प्रमुख चीजें हैं। तो घोड़े की अस्थियां यहां से मिली हैं, ठीक है। और एक विशेष तरह की कब्रगाह मिली है, एक विशेष तरह की कब्रगाह। क्या मिला है, विशेष तरह की कब्रगाह यहां से मिली है। तो पहली बात कच्छ गुजरात से खोजा गया है। कच्छ जिला गुजरात में जगपत जोशी ने 1964 में खोज करी है। उसके बाद यहां से घोड़े की अस्थियां मिली हैं और एक विशेष तरह की क्या मिली है, कब्रगाह मिली है। ये सुटकोतदा है जो कच्छ गुजरात में है। अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा है वो है रंगपुर।
रंगपुर को देखते हैं, रंगपुर के अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। कहां पे? अहमदाबाद कहां पे? गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात कहां पे है? लोथल के अगर बगल आप देखेंगे, लोथल देखिए, ये लोथल था, इसके थोड़ा सा पश्चिम में आप देखेंगे तो ये रंगपुर है। ये क्या है? रंगपुर है। आप देखिए ये वाला स्थिति, ये यहां पे रंगपुर है, ये रंगपुर है, ठीक, रंगपुर, ये है रंगपुर, ठीक है। तो रंगपुर कहां पे स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में है रंगपुर। खोज किसने की है? एमएस वत्स ने की है। एमएस वत्स एस.आर. राव दोनों साथ मिलकर किए हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हैं खोज किसने की? वत्स और राव ने, वत्स और राव ने इसकी खोज की है मिलकर, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, क्या नाम है? रंगपुर। कहां पे है? अहमदाबाद गुजरात। वत्स और राव ने इसकी खोज की है। यहां से क्या क्या साक्ष्य मिलता है वो देखिए, धान की भूसी का साक्ष्य मिलता है। क्या मिलता है यहां से? धान की भूसी का साक्ष्य यहां से मिला है, धान की भूसी यहां से मिला है। कच्ची ईंटों के कुछ दुर्ग मिले हैं यहां से। क्या मिले हैं? कच्ची ईंटों के दुर्ग मिले हैं यहां से, कच्ची ईंटों के दुर्ग मिले हैं, धान की भूसी मिली है, मृदभांड बहुत सारे यहां से मिले हैं। मृदभांड के साथ साथ यहां से ये भी कह सकते हैं नालियां मिली हैं, सॉरी, नालियां क्या मिली है? बहुत सारी नालियां मिली हैं। नाली मिलने का एक ही मतलब होता है, यहां जो जल प्रबंधन प्रणाली थी वो कैसी दशा में थी? उन्नत दशा में रही होगी, ठीक ठाक दशा में रही होगी, ठीक है। उसके बाद अगले स्थल की तरफ चलते हैं। ये रंगपुर है, वत्स और राव ने खोज की, धान की भूसी मिली है, महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा, मृदभांड, नालियां मिली है, कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है, धान की भूसी जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। अगला जो स्थल हम लोग चल रहे हैं देखने, वो है आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां पे है? आप जानते ही हैं, आलमगीर के बारे में बहुत अच्छे जानते होंगे। मेरठ में हिंडन नदी के तट पर स्थित है, यूपी में। ये देखिए यहां पे, ये आलमगीरपुर यहां पे लिखा हुआ है मैप में, ये देखिए ये आलमगीरपुर है, ये यहां पे यूपी में है आलमगीरपुर। अब इसकी स्थिति देखते हैं, पूरा लिखते हैं तब आगे चलते हैं। कहां पे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे मेरठ में। तो कहां पे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे मेरठ में, और मेरठ कहां पे है? यूपी में। तो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हिंडन यमुना की सहायक नदी है, जो यमुना इस तरह आती है, उसमें आके हिंडन गाजियाबाद के पास मिलती है। तो ये यमुना है और ये हिंडन नदी है। तो हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर स्थित है। कहां पे? मेरठ में। अच्छा, इसकी जो खोज की गई थी 1958 में भारत सेवक समाज द्वारा की गई थी। भारत सेवक समाज द्वारा इसकी खोज की गई थी। भारत सेवक समाज द्वारा 1958 में खोज की गई थी। लेकिन इसका जो विस्तृत उत्खनन किया है 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने किया है। 1958 में इसकी खोज के बाद यज्ञदत्त शर्मा ने पूरी तरह इसका उत्खनन का कार्य किया है, उत्खनन का कार्य किया। लेकिन खोज किसने की थी? भारत सेवक समाज ने 1958 में खोज की। उसके बाद यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन अच्छे तरीके से किया है, ठीक है। इसमें कोई विशेष चीज आपको नहीं पढ़ना, बस इतना ध्यान रखना है कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहां से प्रश्न यही आ जाता है। अगला देखते हैं, अगला है रोपड़ पंजाब। रोपड़ पंजाब में है। रोपड़ की स्थिति क्या है? सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहां पे? सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहां पर स्थित है? सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। अच्छा, अगर आप इसको देखेंगे तो आज का जो नया नाम है, शायद इसका नया नाम उपनगर ऐसे कुछ करके है, कपनगर या कुछ नगर ऐसे कुछ करके है। रोपड़ पंजाब में स्थित है, ठीक है। सतलज नदी के बाएं पर इसकी स्थिति है। मैप में आप अगर देखना चाहते हैं तो मैप में देखिए ये लोकेशन यहां पे है, ये रोपड़ पंजाब कहां गया? ये देखिए ये रोपड़ कहां पे है? पंजाब में। देखिए ये आपको दिख रही होगी सतलज नदी जा रही है, इसके किसके बाएं किनारे पर स्थित है। देखिए ये सतलज जा रही है और ये रोपड़ है, तो इसके बाएं किनारे पर स्थित है, बाएं स्थिति है इसकी, ठीक है। सतलज नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो खोज की थी 1950 में बीबी लाल ने की थी। किसने खोज की थी? 1950 में बीबी लाल ने इसकी खोज की थी। 1950 में रोपड़ की खोज किसने की? बीबी लाल ने,
ठीक है, बाद में बीबी लाल ने खोज की, लेकिन बाद में 1953-54 में इसका उत्खनन का कार्य कौन किया? 1953-54 में उत्खनन का कार्य यज्ञदत्त शर्मा ने। ठीक है, तो खोज किसने की है? खोज की है बीबी लाल ने, लेकिन इसका उत्खनन कार्य किया है यज्ञदत्त शर्मा ने 53-54 में। एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहां से एक विशेष चीज प्राप्त होती है जिसमें आदमी के साथ कुत्ते को दफनाया गया है, कुत्ते को दफनाया गया। अच्छा, ये आदमी के साथ जो कुत्ता दफनाए जाने की प्रणाली थी, ये जम्मू कश्मीर में मिलती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की एक प्रणाली थी ये, लेकिन यहां पर रोपड़ पंजाब में इस तरह की स्थिति देखी गई, एक आदमी के साथ कुत्ता दफनाया गया है, जो कश्मीर की समाधान प्रणाली है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला स्थल हम लोगों को पढ़ना है वो है मांडा कश्मीर। मांडा कहां पे है? मांडा जम्मू कश्मीर में है। कहां पे है? मांडा कश्मीर में है। किस नदी के किनारे स्थित है? आप कह सकते हैं चिनाब नदी के किनारे। चिनाब नदी के किनारे स्थित है, मांडा में स्थित, मांडा कश्मीर में स्थित है। ठीक है, चिनाब नदी जो जा रही है, देखिए ये चिनाब नदी जा रही है, ये इसके दक्षिणी किनारे पर स्थित है। ये देखिए मांडा, ये है मांडा, इसके दक्षिणी किनारे पर स्थित है। चिनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर मांडा स्थित है। चिनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर, वहां पे आप दक्षिणी किनारा जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि किनारा पूछा जाता है। तो चिनाब नदी के किस किनारे पर स्थित है? दक्षिणी किनारे पर स्थित है। चिनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है मांडा। कहां का स्थल है? कश्मीर का। अच्छा, यहां से आपको ध्यान रखना है, हड़प्पा जो काल था उसके 3 जो चरण थे, तीनों चरणों के स्थल मतलब साक्ष्य यहां से मिलते हैं। प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पोत्तर, तीनों कालों के साक्ष्य यहां से मिलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो स्थल है वो है कुंतासी, गुजरात, राजकोट जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? राजकोट जिले में। अगर इसमें कुंतासी नहीं मिल रहा है तो आप कहीं बना के लिख लीजिएगा, बस याद करने के लिए कुंतासी ये है। राजकोट जिला जहां पे होगा वहीं पे आपको बना लेना है। मैप इतना छोटा दिख रहा है इसलिए आपको दिखा नहीं पा रहा है। ठीक है, ये जो स्थल था ये फुल्की नदी के किनारे स्थित है। जहां पे फुल्की नदी आप मैप में देखेंगे, गुजरात के मैप में, तो फुल्की नदी आपको दिख जाएगी, उसके किनारे स्थित है कुंतासी, राजकोट जिला गुजरात में स्थित है। ठीक है, यहां से जो जो चीजें मिली हैं उसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है पहला कि एक दुर्ग मिला है। यहां से एक दुर्ग मिला है, दुर्ग मिला है। उसके बाद यहां से महत्वपूर्ण जो चीज मिली है वो मिली है तांबे की चूड़ियां। कई चूड़ियां मिली हैं तांबे की यहां से, तो यहां का प्रमुख चीज है कि यहां से तांबे की चूड़ियां मिली हैं। तांबे की चूड़ियों के साथ यहां से 2 अंगूठियां भी मिली हैं। क्या मिली है? 2 अंगूठियां भी मिली हैं। यहां से अंगूठियां भी मिली हैं यहां से। तो यहां से तांबे की चूड़ी मिली है, उसके बाद यहां से अंगूठी का भी साक्ष्य मिलता है। ठीक है, सेल घड़ी के, सेल खड़ी जो है उसका मनका भी यहां से प्राप्त किया जाता है, सेल खड़ी का मनका। तो कितने पॉइंट हो गए आपके? पहला, राजकोट गुजरात में स्थित है, कुतांसी है, फुल्की नदी के किनारे स्थित है, दुर्ग मिला है, यहां से तांबे की चूड़ी मिली है, 2 अंगूठियां मिली हैं, सेल खड़ी का मनका यहां से मिला है। यह स्थिति किसकी है? कुंतासी, गुजरात की। उसके बाद अगला स्थल जो है वो है रोजदी, गुजरात। देखते हैं कौन सा स्थल आता है। हाँ, रोजदी, गुजरात। रोजदी कहां पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। ये मादर नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? मादर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसके बाद यहां से क्या क्या मिला है? रोजदी, गुजरात आप देखेंगे तो यहां पे देखिए मिल जाएगा आपको, ये बना नहीं है इसमें, लेकिन यहां आपको बना लेना, ये रोजदी क्या है? रोजदी है। कहां पे है? गुजरात में है, मादर नदी के किनारे स्थित है। यहां से सुरक्षा प्राचीर मिलती है, यानी परकोटे का साक्ष्य मिलता है। आप कह सकते हैं किसका साक्ष्य मिलता है? सुरक्षा प्राचीर यानी परकोटे का यहां से साक्ष्य मिलता है, जो कि किसकी बनी हुई थी? परकोटा किसका बना हुआ था? पत्थरों का परकोटा बना हुआ था, पत्थर के परकोटे का साक्ष्य यहां से मिलता है। यहीं से हाथी का अवशेष मिलता है, हाथी का साक्ष्य यहां से मिलता है कि हाथी का कुछ जीवाश्म मिला होगा, उससे पता करते हैं कि हाथी का साक्ष्य यहां से मिलता है। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो है हुलास, उत्तर प्रदेश। हुलास, उत्तर प्रदेश, हुलास, उत्तर प्रदेश यहां पे बना हुआ है। देखिए नहीं बना हुआ है तो आलमगीर के ठीक बगल यहां पे बना लीजिएगा हुलास। ठीक,
क्या बना लेंगे, हुलास। हुलास कहां पे है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर आप देखेंगे उसमें भी कहां पे है, तो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहां पे, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में क्या कौन सा हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल है, हुलास। यहां इसकी खुदाई किसने की थी, ये भी आप याद रखिएगा, के.एन. दीक्षित ने इसकी खुदाई की है। सॉरी, किसने की है, के.एन. दीक्षित ने इसकी खुदाई का कार्य किया है। यहां से मिट्टी के घर मिले हैं। कैसा घर मिला है, मिट्टी के घर मिले हैं। तो मिट्टी का घर मिला है और मिट्टी की यहां से मुहर भी मिली है। किसकी, मिट्टी की यहां से मुहर भी मिली है। तो ये हुलास है, उत्तर प्रदेश सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है। क्या क्या मिला, के.एन. दीक्षित ने खोज की है, मिट्टी के घर मिले हैं और मिट्टी की मुहर यहां से हमको प्राप्त होती है। अगला देखिए भगवानपुरा हरियाणा में है, उसको देख लेते हैं फटाफट। भगवानपुरा, एक मिनट, भगवानपुरा हरियाणा अगर नहीं बना हुआ है हरियाणा में तो आपको बना लेना चाहिए, बना लीजिए हरियाणा में भगवानपुरा। ठीक है, क्या बनाना है, भगवानपुरा, कुरुक्षेत्र जिला है इसका। ये देखिए यहां पे ये भगवानपुरा। हम एग्जैक्ट आपको बता दे रहे हैं कहां पे, उसी जिले में जाके जब आप कॉपी पे मैप बनाए तो वही में बनाए। तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। कहां पे, कुरुक्षेत्र हरियाणा में भगवानपुरा एक हड़प्पा कालीन स्थल था। ये किस नदी के किनारे स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। आजकल विलुप्त हो गई है, पहले सरस्वती नदी के किनारे स्थित था, इस समय विलुप्त अवस्था में है। जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। जेपी जोशी ने इसका क्या किया था, उत्खनन का कार्य किया था। किसने, उत्खनन का कार्य किसने किया था, जेपी जोशी ने इसका उत्खनन किया था। यहां से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मिलती है, 13 कमरों का कच्चा मकान मिला है। 13 कमरों का कच्चा मकान मिला है, यहां से कच्चा मकान मिला है। 13 कमरों का कच्चा मकान मिला है। ठीक है, यहां से चित्रित मृदभांड का साक्ष्य मिलता है। कैसा, चित्रित मृदभांड का साक्ष्य मिला। महत्वपूर्ण यह है कि 13 कमरों का कच्चा मकान 13 कमरों का मिला है, जो एक बहुत बड़ा मकान रहा होगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला स्थल आता है वो है राखीगढ़ी हरियाणा। राखीगढ़ी कहां स्थित है, हरियाणा में स्थित है। इसकी भिवानी हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी कहां पे है, भिवानी हरियाणा में। आपको लिख लेना है भिवानी हरियाणा। कहां पे है, राखीगढ़ी। इसमें बना है कि नहीं बना है, नहीं बना है तो भी आप भिवानी जहां पे होगा वहां पे आप बना लीजिए राखीगढ़ी। गढ़ी कहां पे है, भिवानी हरियाणा, भिवानी डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, वहां पे स्थित है। इसको आपको अपने कॉपी में जब बनाइए तो सही से देख के बनाइए, वहां आप सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो राखीगढ़ी की खोज जो की थी 1968 में सूरजभान ने की थी। 1968 में सूरजभान ने इसकी खोज की थी। ठीक, कहां पे स्थित है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। कौन सा स्थल है, राखीगढ़ी स्थल है, जो कि कहां पे स्थित है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट। 1968 में सूरजभान ने इसका उत्खनन किया या खोज, दोनों काम इन्होंने ही किया था। यहां से हड़प्पा काल के तीनों चरणों के तीनों, जो प्राक हड़प्पा है, उसके बाद हड़प्पा और हड़प्पत्तर जो है, तीनों चरणों के साक्ष्य यहां से प्राप्त होते हैं। अगला जो स्थल आपको देखने को मिल रहा है वो है मिताथल हरियाणा। मिताथल हरियाणा को देखेंगे हम लोग। ठीक है, कौन सा है, मिताथल हरियाणा। ठीक है, मिताथल हरियाणा। अच्छा, ये भी भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा, इसकी भी खोज 1968 में उन्होंने की थी। क्या नाम, सूरजभान ने ही, सूरजभान ने की थी। ये भी कहां पे है, हरियाणा में। तो हरियाणा में इसको भी आपको बना लेना है, मिताथल नाम है। यहां से भी तीनों चरणों के साक्ष्य मिलते हैं। अगला जो स्थल आपको देखने में मिल रहा है भगत्रौ गुजरात। ये इंपॉर्टेंट है, भगत्रौ वहां पे बना होगा, नहीं बना होगा तो हम लोग बना लेते हैं। भगत्रौ गुजरात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला देखते हैं, भगत्रौ गुजरात। भगत्रौ क्या, गुजरात कहां की स्थिति है, ये जो है ये भड़ौच डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पे, भड़ौच में है। भड़ौच गुजरात में स्थित है। ठीक है, भड़ौच में आप देखेंगे तो यहाँ पे बना है कि नहीं बना, नहीं बना है तो आप बना लीजिएगा यहाँ पे ये। ठीक है, भड़ौच देख के बहरहाल आप बना लीजिएगा। भगत्रौ है नाम, भड़ौच जिले में स्थित है। ठीक है, उसके बाद ये एक
बंदरगाह नगर था। ये आपको बस इतना याद रखना है कि क्या था, बंदरगाह नगर था। जैसे लोथल आपने देखा बंदरगाह नगर था, तो यहां से भी गोदीवाड़े का साक्ष्य मिलता है। अगला जो स्थल है उसका नाम है संघोल। संघोल पंजाब में है। मैप में अगर आप देखेंगे तो संघोल पंजाब में लगा लेना है आपको, जो लुधियाना डिस्ट्रिक्ट है वहां पे करना है। कहां पे, पंजाब के लुधियाना में आपको बना लेना है। ठीक, कौन सा है, संघोल पंजाब है, लुधियाना में आपको बना लेना है। यहां से चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं। ठीक है, एसएस तलवार और वो क्या थे, आरएस बिष्ट, दोनों ने मिलकर इसकी खोज करी थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला है धंधेरी, पंजाब में है। ये भी कहां पे है, पंजाब में है धंधेरी। इसको भी आपको बना लेना है। कहां पे बनाएंगे आपको बता दे रहे हैं। ये आप पंजाब में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है मुझे नाम भूल गया है, जो भी डिस्ट्रिक्ट हो बहरहाल देख लीजिएगा, धंधेरी पंजाब है। यहां से मिलता क्या है, ये मेन पॉइंट, जिला आप देख लीजिएगा, मुझे जिला भूल गया है। त्रिभुजाकार डिजाइन वाले बर्तन मिले हैं, डिजाइन वाले बर्तन का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, त्रिभुजाकार डिजाइन वाले बर्तन का यहां से साक्ष्य मिलता है। उसके बाद एक हम शायद आखिरी पढ़ने चल रहे हैं, बड़गांव उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, बड़गांव उत्तर प्रदेश कहां पे है, सहारनपुर जिला में है। ठीक है, यहां से बहुत ज्यादा कुछ चीजें नहीं मिली, जैसे चर्ट है, सेलखड़ी है, टेराकोटा है, इन सब का साक्ष्य मिलता है। बैलगाड़ी का साक्ष्य मिलता है, बड़गांव उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो कहां पे है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, आप देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। अब बात हम लोग जो करने चल रहे हैं वो मेन बात है कि नगर नियोजन कैसा था। यहां के नगर नियोजन की अगर हम बात करें, किसकी, नगर नियोजन की बात कर रहे हैं। नगर नियोजन जो यहां का था वो जालावस्थित था, यानी जाल की तरह विस्तृत था, जाल की तरह था, कुछ जाल की तरह व्यवस्थित था। जल निकास प्रणाली इस नगर की जो रही थी बहुत अच्छी उन्नत अवस्था में रही। जल निकास प्रणाली कैसी थी, बहुत ही अच्छी अवस्था में यहां से थी। यहां का नगर नियोजन दो भागों में विभक्त था, यानी जो टीले होते थे, दो टीले होते थे, एक पूर्वी टीला कहलाता था हड़प्पा काल का, और दूसरा पश्चिमी टीला कहलाता था। टील क्या कहते थे, इसको पश्चिमी टीला कहते थे और इसको पूर्वी टीला कहते थे। ये आपको ध्यान रखना है, ये नगर नियोजन की व्यवस्था है। जैसे अगर आप लोथल और सुतगोद्दा में देखेंगे तो दोनों के जो नगर हैं किसके, लोथल और सुतगोद्दा के जो दुर्ग हैं और नगर हैं, दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। उसके बाद आप देखेंगे हड़प्पा के बाद आप देखेंगे मोहनजोदड़ो, कालीबंगा की जो नगर योजना थी एक जैसी थी। किसकी, हड़प्पा की, मोहनजोदड़ो की और कालीबंगा की जो नगर योजना थी एक जैसी थी। लेकिन कालीबंगा की जो जल निकास प्रणाली थी वो उन्नत अवस्था में नहीं थी, क्योंकि वहां कच्ची ईंटों के मकान बने थे और एक दिनहीन बस्ती लगती है। जल निकास की अच्छी व्यवस्था वहां नहीं की गई है, ये पहले भी आपको बता चुके हैं। हड़प्पा कालीन जो नगर होते थे चारों ओर से सुरक्षा प्राचीर से घिरे रहते थे, ये भी आपको बता चुके हैं। इसका कारण ये नहीं था कि शत्रुओं से बचाना है, इसका मेन कारण था कि जो लुटेरे हैं और जो आवारा पशु हैं वो ना घुस आए, या जंगली पशु हैं वो ना आ जाए अंदर। तो जो हड़प्पा कालीन नगर होते थे वो कैसे होते थे, सुरक्षा प्राचीर से घिरे होते थे, एक बड़ी दीवार, मोटी दीवार बनी होती थी। जो हड़प्पा कालीन सड़कें होती थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक, यानी जो सड़क थी समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। कालीबंगा की अगर हम बात करें तो कालीबंगा में जो निर्मित सड़क है और वहां की जो गलियां हैं एक समानुपात के ढंग में बनाया गया है। नगर की जो पहली सड़क होती थी उसको प्रथम सड़क कहते थे, बाहर की सड़क, ठीक है, उसको क्या कहते थे, नगर की प्रथम सड़क कहते थे। नालियों की अगर विशेषता बात की जाए तो जल निकास प्रणाली यहाँ की बहुत अच्छी थी। ईंटों से नालियां बनी थी, मोर्टार लगाकर बनाया जाता था, कभी कभी चूने का प्रयोग होता था, कभी कभी जिप्से का भी नालियों में प्रयोग देखने को मिलता है। कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जहां में घर के लोग मतलब अपने अपने जो घर होते तो हर घर में कुएं देखने को मिलते हैं। हड़प्पा जो हो गया, मोहनजोदड़ो की अगर बात करें, और काफी नगर हैं कालीबंगा को छोड़ दें अगर हम, कालीबंगा, रंगपुर, इन दो को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो नगर हैं हड़प्पा कालीन वो कैसे हैं, पकाई गई ईंटों से बने हैं, यानी पक्की ईंटों से बने हैं। कालीबंगा और रंगपुर के कच्ची ईंटों से बने हैं अगर हम देखते हैं। ठीक है,
भवन की बात करें तो जो हड़प्पा कालीन भवन थे काफी अच्छे डिजाइन किए गए थे। उसमें आवासीय भवन देखने को मिलता है, विशाल भवन देखने को मिलता है, सार्वजनिक भवन देखने को मिलता है, प्रशासनिक भवन देखने को मिलता है। ठीक है, जो हड़प्पा कालीन लोग थे उनका जो व्यापार था और वाणिज्य और जो व्यापार था वो कैसी अवस्था में रहा होगा? उन्नत अवस्था में था, क्योंकि फारस की मुद्रा मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती है। इससे पता चलता है, जैसे बीएल बासम है वो कहते हैं कि यहाँ पर वणिक वर्ग शासन करते थे, हालांकि इस बात को माना नहीं गया है। समकालीन जो मेसोपोटामिया, मिस्र की जो सभ्यता थी वहां पर मंदिर के अवशेष मिले हैं, लेकिन हड़प्पा काल में मंदिर के अवशेष आपको नहीं मिलते हैं। लेकिन एएल बासम का मानना है वणिक नहीं, पुरोहित वर्ग का शासन वो मानते हैं। ठीक है, वणिक वर्ग का शासन इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ की व्यापार और जो वाणिज्य दशा थी बहुत ही उन्नत अवस्था में थी। लेकिन एएल बासम जो मानते हैं कि यहाँ पुरोहितों का शासन रहा होगा। स्टुअर्ट पिगट मानते हैं कि पुरोहितों का प्रभाव यहाँ पर रहा होगा, पुरोहितों का प्रभाव क्या रहा होगा? यहाँ पर रहा होगा। मैके मानते हैं कि मोहनजोदड़ो जो था एक प्रतिनिधि शासक होता था, उसके हाथ में सारी व्यवस्था होती थी। जो सैंधवकालीन समाज था ये 3 भागों में बटा हुआ था, जिसमें पहला विशिष्ट वर्ग रहता था जो सीधे सीधे नगर से जुड़ा होता था। दूसरा और तीसरा जो था वो मध्यम वर्ग के अंतर्गत आता था, वो निचले हिस्से में रहता था नगर के। ठीक है, समाज की इकाई जो थी परंपरागत तौर पर परिवार थी। मातृदेवी की पूजा होती थी, मोहरों पर अंकित चित्र मिले हैं, इससे पता चलता है कि जो समाज था वो कैसा रहा होगा? मातृसत्तात्मक रहा होगा। यहाँ पे जो लोग निवास करते थे वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों रहते थे। यहाँ के लोग जो कपड़े पहनते थे वस्त्र और ऊनी दोनों प्रकार के कपड़े पहनते थे। आभूषण पहनने के लिए महिलाएं भी पहनती थी और पुरुष भी आभूषण पहनने का काम करते थे। जो शव अंत्येष्टि होती थी यहाँ पे 3 प्रकार की होती थी। पहला था पूर्ण समाधिकरण, उसमें क्या करते थे? पूर्ण समाधि दे देते थे। तो पूर्ण समाधिकरण मिलता है, पहली जो व्यवस्था मिलती है शव को निपटाने के लिए, यानी अंत्येष्टि जो संस्कार होता था उसमें जो पहला संस्कार में 3 भागों में बटा था, पहला था पूर्ण समाधिकरण, दूसरा था आंशिक समाधिकरण, आधा दफनाते थे आधा नहीं दफनाते थे ताकि कुत्ते उत्ते जो भी जानवर हो खा सकें, तो आंशिक समाधिकरण बोलते हैं। और एक तीसरी स्थिति जो प्रचलित थी वो था दाह संस्कार। कौन था? दाह संस्कार। तो ये सब इस समय यहाँ पे मौजूद था, इस समय यहाँ पे प्रचलित था, ये स्थिति रही होगी। स्त्रियों की दशा की बात करें तो मैंने बताया कि मातृदेवी की मूर्ति मिली है, गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है जो मातृदेवी पृथ्वी देवी की प्रतिमा मानी गई है। इससे पता चलता है कि ये समाज मातृसत्तात्मक था, यानी यहां पर स्त्रियों की दशा अच्छी रही होगी। लेकिन कालीबंगा और लोथल की बात करें तो वहां पे जो समाधियां मिली हैं युगल समाधियां मिली हैं, तो सती प्रथा का भी साक्ष्य मिलता है। लेकिन फिर भी स्त्रियों की दशा इस काल में बहुत अच्छी रही होगी। आगे जाने के बाद जब वैदिक काल आप पढ़ेंगे तो स्त्रियों की दशा खराब हो जाएगी। यहाँ पे सती प्रथा होने का साक्ष्य मिलता है। अगर हम बात करें आर्थिक व्यवस्था तो कालीबंगा से हमको क्या मिला है? कुण मिला है, जुते हुए खेत मिले हैं, हल का मिलता है कि हल यहाँ पे रहा होगा, उस समय जोतते खेते थे। धार्मिक अवस्था की बात करते हैं तो मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी, नारी की बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं, और जो हमने बताया कि गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया जो पृथ्वी देवी की मूर्ति रही होगी। पशुपति की पूजा प्रचलित थी क्योंकि पशुपति की बहुत सारी जो प्रतिमा है वो मोहरों से हमको प्राप्त हुई है। योगी की मुद्रा मिली है, ठीक है, जिसमें हाथी गैंडा ये सब आसपास बैठे हुए हैं, इस तरह की मिली है। लिंग और योनि की पूजा भी इस समय प्रचलित थी। कालीबंगा से मिट्टी की एक पट्टिका मिली है जिसपे लिंग और योनि का चित्र बना हुआ है। इससे माना जा सकता है कि इस समय लिंग और योनि की पूजा प्रचलित रही होगी। अब मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ होगा। पतन की अगर हम बात करें सबसे पहले तो जॉन मार्शल और एस.आर. राव क्या कहते हैं देखते हैं। मार्शल और एस.आर. राव क्या कहते हैं ये देखिए। मार्शल और एस.आर. राव कहते हैं कि बाढ़ के कारण, किसके कारण? बाढ़ के कारण जो हड़प्पा सभ्यता थी वो पूरी तरह समाप्त हो गई। कौन कहता है? मार्शल और एस.आर. राव कहते हैं कि बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई। उसके बाद व्हीलर का नाम आता है, बड़ा फेमस नाम है, आप जानते हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार रहे व्हीलर हैं, गार्डन चाइल्ड हैं, व्हीलर हो गए, गार्डन चाइल्ड आपके हो गए, और बात करें तो मैके हो गए, व्हीलर हो गए, गार्डन चाइल्ड हो गए, मैके हो गए। ये सब लोग मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण से जो सैंधव घाटी सभ्यता थी वो समाप्त हुई होगी। कौन कौन? व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, मैके, ये मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुई। मार्शल और एस.आर. राव मानते हैं कि बाढ़ के कारण जो है क्या हुआ होगा,
हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुई होगी। एस.आर. सैनी करके एक है, एस.आर. सैनी। एस.आर. सैनी जो मानते हैं, ये कहते हैं कि भूतात्विक परिवर्तन हुए होंगे, यानी पृथ्वी में कुछ परिवर्तन हुए होंगे, भूतात्विक परिवर्तन के कारण ये सभ्यता समाप्त हुई होगी। क्या मानते हैं, पतन कैसे हुआ होगा सिंधु घाटी सभ्यता का? भूतात्विक परिवर्तन, एस.आर. सैनी मानते हैं। मार्शल राव मानते हैं कि बाढ़ के कारण। व्हीलर और गार्डन चाइल्ड और मैके मानते हैं कि इस समय आर्यों का आक्रमण हुआ होगा जिसके कारण समाप्त हो गया होगा। जॉन मार्शल एक चीज और मानते हैं, यहां पे दोबारा लिख दे रहे हैं, जॉन मार्शल मानते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता रही होगी, प्रशासनिक शिथिलता के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुई होगी। कैसे मानते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण समाप्त हुई होगी। एक और इतिहासकार हैं के.यू. कैनेडी करके, तो कैनेडी साहब मानते हैं, के.यू. कैनेडी ये यूरोप के बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं, ये मानते हैं कि प्राकृतिक आपदा के कारण क्या हुआ होगा, सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुआ होगा। तो पतन हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ये रहा पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता की मैपिंग करेंगे, वो भी शायद 2 भागों में आएगा, क्योंकि ऋग वैदिक काल, उसके बाद अगर हम बात करें ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, तो हम लोग सारी मैपिंग हिस्ट्री की कर लेंगे। तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, मैपिंग करना है, लिखना है, जहां बता रहे हैं वही लिखिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी को हम सामने रख के नोट्स बनाते हैं, उसको फिर पढ़ के फिर आप लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बढ़िया से 8-10 बुक पढ़ी आती है, तो कोई चीज गलत नहीं होगी। फिर भी कहीं कुछ गड़बड़ी लगती है तो आप लोग मैसेज करिए, कमेंट कर दीजिए, पता चल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय।